आप सभी को नमस्कार। पहलाग, मैं खिमेश कुणाई आपका स्वागत करता हूं जीके सरकारी में। आज हम लोग यहां पर आपके बीच हिंदी का एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर करने हैं। तो अभी तक मैंने हिंदी में आप लोगों को यहाँ पर भाषा, इसके साथ लिपि और व्याकरण के अंदर वर्णमाला वाला चैप्टर कंप्लीट कराया है। तो इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों पर बेस्ड एक पूरा मैं आपके बीच 50 क्वेश्चन का सेट लेके आया हूँ। इससे क्या है कि आपको कितना समझ में आया, कितना आप लोगों ने कैचिंग किया है, उस चीज़ को कितना कैच किया जो मैंने बताया है, क्या कुछ समझ में आया कि नहीं आया आपको। और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर हिंदी में और क्या क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो अभी तो हम लोग आप लोगों के बीच टॉपिक वाइज जो है इस तरीके से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। और जब थोड़ा कम कोर्स आपका आधे से अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर पूरा 300 नंबर का हम लोग आप लोगों के बीच सेट भी लेके आएंगे। पूरा कंबाइन एक सेट होगा जिसमें आपका मैथ का पेपर, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, तो ये चारों के चारों पेपर आपको कराए जाएंगे यहाँ पर। और इसके साथ क्या है कि जो पहले जो तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है कि अपने आप को जज कर सकते हैं कि उनकी तैयारी कैसी चल रही, वो अपने आप को जांच सकते हैं। और जिन लोगों ने टॉपिक पढ़ लिए हैं, जो नए हैं, जो फ्रेशर हैं, जो पढ़ रहे थे, तो उनको भी समझ में आएगा कि उन लोगों को कितना ये समझ में आ रहा है, क्या कुछ यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस रहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोगों ने उठाया है, और जो कुछ छूटेगा तो उसको फिर अगले हम लोग जो अगला हम लेके आएंगे एमसीक्यू सीरीज, उसमें हम लोग इसको कवर करेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं आपके, इसमें 50 प्रश्न हैं पूरे हिंदी के। तो इन्हीं पर हमने आज डिस्कस करना है आपके बीच में कि किस तरीके से क्वेश्चन होने, किस तरह क्वेश्चन होंगे। आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से पूछता है, क्या आयोग की लैंग्वेज रहती है। हमको उसकी भाषा, किसी भी प्रश्न की भाषा को पकड़ना आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और ABCD आपके 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें से हमको कि ऑप्शन को रिप्लेस करना आना चाहिए। किस तरह से हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये कोई आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो बच्चे हैं तो इनमें से कौन सा हो सकता है, हमको इस तरह का आना चाहिए कि भले ही आपने वो चीज़ नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ा है लेकिन समझ में नहीं आया, लेकिन भूल गए आप, लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन को रिप्लेस करना तो आना चाहिए कम से कम आपको। तो उसी को हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो लोग कोचिंग ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने बिल्कुल निःशुल्क कोर्स हम लोग लेके आए हैं एसआई का। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि उनका ही भला हो जाए, तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए लोगों से। तो इससे क्या है कि हम भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं तो वो हमारी जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुंच रही है। हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं और लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर कीजिए, जिससे क्या हो कि उनका भी भला हो, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाषा, लिपि, व्याकरण को आधार बनाकर ये तीनों को आधार बनाकर मैंने यहाँ पर आपके लिए 50 MCQ तैयार किए हैं। तो इनको देखने वाले हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है, मुख खुलने के आधार पर विवृत स्वर या वर्ण कौन सा है? कौन सा है? तो मुख खुलने के आधार पर, तो विवृत, तो मैंने बताया था आपको, तो मुख खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा विवृत कौन कौन से होते हैं आपके। मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से याद करना है। विवृत हो गया, अर्ध विवृत आपका, उसके बाद हमने क्रम लगाना है अर्ध समृत का। किताब में भले ही क्रम कैसे भी दिया हो, ये मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका कि किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मुख खुलने के आधार पर विवृत स्वर या वर्ण कौन सा है, उसको हम लोग ने देखना है। तो विवृत होता है आपका आ, फिर अर्ध विवृत में कौन से आते हैं आपका छोटा वाला अ, फिर औ आता है, फिर ऐ आता है। अर्ध समृत में आपका ओ और ए आता है। समृत में आपका ई हो गया, उ और ऊ हो गया। तो इस तरीके से पूरा आपका बनता है। तो क्वेश्चन पूछा था मुख खुलने के आधार पर विवृत स्वर वर्ण कौन सा है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें सी। तो इसमें कौन सा है? आ। कैसा है? विवृत स्वर आपका ये है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है कौन सा वर्ण प्रकंपित है? कौन सा वर्ण प्रकंपित है? तो
ऑप्शन आपके सामने है ए बी, इसमें पहला आपका रॉ, लॉ, तो और अण है। तो इसमें से प्रकंपित कौन सा होगा आपका? रॉ। इसको लुंठित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुंठित भी बोलते हैं। और इसको आपका ताड़न जात भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो लुंठित, प्रकंपित, ताड़न जात भी हो गया आपका ये रॉ। और ये रॉ जो है आपका अंतःस्थ व्यंजनों में आता है। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे साथ, हमारे बीच में? तो जो अंतःस्थ व्यंजन है आपके, ये कुल 4 होते हैं आपके, य, र, ल और व। तो ये आपको समझने आ गया होगा। तो इसमें रॉ क्या है आपका? लुंठित है। इसको हम प्रकंपित भी बोलते हैं। इसमें आपका य जो है आपका अर्ध स्वर है। इसी के साथ आपका ये संघर्षहीन भी है आपका। और ऐसे ही आपका वो भी क्या है? अर्ध स्वर है। और ये कैसा है? संघर्षहीन है। तो और लो कैसा है? पार्श्विक व्यंजन है। तो मैंने आपको परिभाषा के साथ बताया है पार्श्विक क्या होता है, अर्ध स्वर क्या होते हैं। तो सही उत्तर हमारा कौन सा है इसमें? रॉ। तो वर्ण प्रकंपित कौन सा है? रॉ। तो इसका सही उत्तर है आपका ए। आगे देखते हैं, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य की सहायता से इनको नहीं बोला जाता है, बल्कि कहते हैं स्वतंत्र होते हैं। तो ऑप्शन आपका अच, हल, प्लुत या मूर्धन्य। तो क्या उत्तर सही होगा इसका? अच। स्वरों को अच कहा जाता है आपका। और व्यंजनों को, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने, व्यंजनों को इसमें हल कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं पेपर में। तो इस तरीके से आपको प्रश्न की भाषा को पकड़ना आना चाहिए, लैंग्वेज कैसी पूछता है वो पकड़ना आनी चाहिए आपको। अगला चौथा प्रश्न आपका, वर्णमाला किसे कहते हैं? क्या होती है वर्णमाला? ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, शब्द समूह को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो सही उत्तर कौन सा आपका? डी हो जाएगा इसका। कौन सा सही उत्तर है? डी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ह्रस्व ध्वनि है? ये तो आपको आसान प्रश्न है, तो आपको आ जाएगा। तो ह्रस्व कौन सी इसमें से? उ। तो ह्रस्व कौन कौन से होते हैं? अ, इ, उ और री क्या होते हैं? ह्रस्व होते हैं। बाकी बच्चे भी आपके दीर्घ स्वर होते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो सही उत्तर आपका इसमें डी हो गया ये। अगला देखते हैं, क, ग, ज और फ ध्वनियां किसकी हैं? ग, क, ज, ग और फ। ऑप्शन है संस्कृत की, अरबी फारसी की, या फिर अंग्रेजी की, या फिर दक्षिणी भाषाओं की। तो ये ध्वनियां हैं आपकी अरबी फारसी की। सही उत्तर आपका हो गया बी। अगला देखते हैं, सातवां प्रश्न है, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है क्या कहलाता है? जिसका उच्चारण तालु से होता क्या कहलाएगा? तालव्य कहलाएगा। ये तो आसान सा प्रश्न है आपका। तो तालव्य वर्ग का होता है वो, जिसका उच्चारण किससे हो? तालु से होता है। तो सही उत्तर आपका बी हो गया। अगला, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो मैंने बताया था आपको ऊष्म व्यंजन कितने पर होते हैं? 4 होते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपको देख लिए होंगे। तो सही उत्तर आपका स, स और ह। स, स और ह। तो इनके उच्चारण स्थान आपको पता होने चाहिए। तो इसका यह आपका तालव्य स है, यह आपका मूर्धन्य स हो गया, और यह आपका दंती स हो गया, और यह आपका स्वर यंत्र अर्थात कंठ से इसको बोला जाता है, और इसको काकल्य वर्ण भी बोलते हैं हमारा आपका। ये तीनों ऊपर के क्या होते हैं? आपके अघोष होते हैं। और ये आपका हौ क्या होता है? सघोष होता है। और सभी क्या होते हैं आपके? ये सभी महाप्राण होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो एक ही क्रम में कभी कभी उनको लगा देता है कि कौन सा महाप्राण है, कौन सा तालव्य है, कौन सा आपका अघोष सघोष, इस तरह पूरा एक क्रम उसको पूछता है। अगला 9वां प्रश्न देखते हैं हमारा। तो इसका सही उत्तर आपका 8वें का ए हो गया। व्यंजन कितने होते हैं? तो यहां पर ये ऑप्शन से क्वेश्चन होगा आपका, व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, व्यंजन पूछ रहा है आपसे, पूरी वर्णमाला नहीं पूछ रहा है। तो व्यंजन तो 11, 22, 33, 16। तो व्यंजन कितने होते हैं आपके?
कुल मिला के 33 व्यंजन होते हैं। अगर इसमें हम मूर्धन्य व्यंजनों को जोड़ लेंगे तो आपका 33 प्लस 2 हो जाएगा। तो उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजनों को हम जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे ये आपके 35 हो जाएंगे। तो इसने कुल यहां पर ऑप्शन में हमारा 35 नहीं है तो कितने हैं आपके 33, सही उत्तर आपका सी 9वें क्वेश्चन का। अगला देखते हैं य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, तो स्पष्ट व्यंजन कहते हैं या फिर अंतस्थ या फिर ऊष्म व्यंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर कौन सा है इसका? अंतस्थ व्यंजन है आपका। सही उत्तर कौन सा हो गया? बी। तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म से पहले आते हैं और स्पर्श के बाद आते हैं। इसकी परिभाषा ये होती है कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका जो वे व्यंजन जो स्पर्श व्यंजनों के बाद और ऊष्म संघर्षी से पहले आते हैं उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। 11वां प्रश्न, कौन सी ध्वनि, कौन महाप्राण ध्वनि है? इसमें से हमको पता होना चाहिए महाप्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। मैंने बताया था आपको स्पर्श व्यंजनों में। तो यहां पर क, तो ये पहला हो गया, ख आपका दूसरा, ग ये आपका तीसरा हो गया। तो यहां पर ये होता नहीं है, ये आपका अल्पप्राण होता है। तो बताइए कौन सा सही उत्तर इसमें? तो सही उत्तर आपका बी। तो इसमें जो ख क्या है आपका महाप्राण ध्वनि है, तो सही उत्तर कौन सा हो गया? बी। अगला देखते हैं 12वां प्रश्न, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? इस तरह से पूछ सकता है, इनमें आ आता है उन्हें क्या कहेंगे? जिनमें ई आएगा या ई आएगा उन्हें क्या बोलेंगे? तो इस तरीके से भी प्रश्न बनता है जिनके अंत में अ आता है। तो ऑप्शन है अनुसार, अयोगवाह, अंत्यस्थ या फिर अकारांत। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? डी। तो उसको क्या बोलते हैं? अकारांत। तो अ वाले को अकारांत बोलेंगे, आ वाले को आकारांत बोलेंगे, ई वाले को इकारांत बोलेंगे और बड़ी ई वाला नहीं ईकारांत बोलेंगे। सो क्या बोलेंगे? ईकारांत। तो अगर इसी तरीके से ऊ होगा तो उसको उकारांत या फिर न होगा तो उसको नकारांत बोलेंगे। तो इस तरीके से कभी भी आसान प्रश्न बन जाते हैं पेपर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, कितने वर्ण हो गए आपके? कुल मिलाकर 52 वर्ण हैं हिंदी में। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं आपके। ये तो आसान सा प्रश्न है आपके लिए, सभी ने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न है आपका, कौन सा घोष वर्ण है? तो बताइएगा घोष वर्ण कौन से होते हैं? घोष होता है आपका एक घोष होता है, दूसरा आपका अघोष होता है। तो घोष वाले को हम सघोष भी कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। देख लेते हैं इसमें। तो इसमें आपका ख तो होगा नहीं, तो च छ जो चौ तो इसमें आएगा नहीं, और ट ठ ये भी नहीं आएगा। तो आपका म आएगा, प फ भ म। तो इसमें प फ भ म और न, तो ये आपका हो गया 9। इसमें आपका म दे रखा है, तो सही उत्तर कौन सा आपका? सी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो मैंने आपको बताया था मूल दीर्घ स्वर पूछ रहा है। तो मूल स्वर और संधि स्वर, मैंने दो आधार पर आपको स्वर पढ़ाए थे। एक बताया था आपको मूल स्वर और एक बताया था आपको संधि स्वर। जहां पर संधि स्वर के दो भेद थे, एक दीर्घ संधि स्वर था आपका, दूसरा संयुक्त संधि स्वर था। तो दीर्घ संधि वे स्वर थे जिनका उच्चारण एक ही स्थान एक ही प्रयत्न से हो रहा था, और संयुक्त वे थे जिनका उच्चारण अलग स्थान अलग प्रयत्न से हो रहा था। तो देखते हैं यहां पर, तो एक ही स्थान यानी कि एक सजातीय होंगे। तो आ धन अ से मिलके बन रहा है, तो ये आपका दीर्घ स्वर है। ई, तो यह भी आपका है, ई प्लस ई से बनेगा। ऐसे ऊ भी हो गया। तो ये आपके तीनों क्या हैं? दीर्घ स्वर तो हैं, मूल दीर्घ स्वर हैं, लेकिन ओ क्या है? दीर्घ स्वर नहीं है। कैसा है? संयुक्त, मूल संयुक्त संधि स्वर है आपका। कैसा है? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। इसका उच्चारण अलग स्थान अलग प्रयत्न से होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? संयुक्त संधि स्वर बोलते हैं ओ को। बाकी तीनों क्या है आपके? दीर्घ, मूल दीर्घ स्वर हैं आपके। अगला 16वां प्रश्न है आपका, हिंदी की अग्र
अग्र होना चाहिए, अवृत्ताकार होना चाहिए और समृत स्वर ध्वनि कौन सी है। इस तरीके से ही प्रश्न पूछता है। पूछ रहा है अग्र होना चाहिए, अवृत्ताकार यानी कि आवृत्तमुखी होना चाहिए, और समृत पूछ रहा है आपसे, समृत। तो मैंने बताया था आपको इसमें अग्र, अवृत्ताकार और समृत। बताइए कौन सा है इसमें ऑप्शन देखकर, अ या फिर ई या आ ए इनमें से कौन सा आपका हिंदी की अग्र, अवृत्ताकार, समृत स्वर ध्वनि है। तो अग्र कौन सा होता है, ई, तो ये भी आपका इसमें आएगा ई में, और समृत भी होता है ई। तो यहां ऑप्शन देख के हमारा बी वाला आपका सही उत्तर है इसमें। अगला 17वां प्रश्न देखते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो देखते हैं। तो चौ का उच्चारण कर्ण से नहीं होता है, क वर्ग का होता है। सौ यह आपका मूर्धन्य होता है, ना कि तालव्य होता है। अगला देखते हैं स, यह आपका तालव्य होता है, ना कि मूर्धन्य होता है आपका। अगला स, तो यह आपका सही है, इसमें सौ का उच्चारण दंत से होता है, तो इसका सही उत्तर आपका ए हो गया। अगला देखते हैं य का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो चारों होते हैं आपके य, र, ल और व। तो ये तालु वत से हो गया, इसका भी वत से हो जाएगा आपका। और व का होता है दंतोष्ठीय से होता है इसका। बताइए यहां देखकर इसमें, तो य का उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है। सही उत्तर आपका इसमें डी हो गया। 19वां प्रश्न देखते हैं। सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान, मैंने आपको बताया पहले भी। तो सौ आपके स, तो तीनों ये आपका तालव्य स है। अगला आपका ये हो गया आपका दंती स, और ये हो गया आपका मूर्धन्य स। तो सही उत्तर आपका इसमें 100 पूछा है इसमें, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा, तालु, यानी कि तालव्य से इसका उच्चारण स्थान होता है 100 का। तो सही उत्तर इसका कौन सा है, सी। अगला देखते हैं। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, अभी बताया मैंने आपको। बताइए य, म, र, ल में से कौन सा अर्ध स्वर है आपका। तो अर्ध स्वर इसमें कौन सा, ए, य। तो दो होते हैं आपके ये, तो सही उत्तर कौन सा आपका ए। 21वां प्रश्न देखते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। बताइएगा, दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे, या फिर अल्प प्राण कहलाएंगे, या आपका अंतःस्थ कहलाएंगे, या महाप्राण कहलाएंगे। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। सही उत्तर आपका ए। अगला सही कथन चुनिए, तो इसमें आपका एक सही होगा, बाकी तीन गलत होंगे। य और वो ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं, क्या सही है। अगला देखते हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, स्वरों की सहायता से ही व्यंजनों का उच्चारण होता है। अवधेश का विग्रह अवधन देश होता है, तो यह भी गलत है, क्या होगा, अवधेश का अवधधन ईश। अगला हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, गलत है, कितने हैं 52 आपके, सॉरी व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है आपकी। अगर द्विगुण जोड़ दें तो 35 हो जाता है आपका। तो इसमें एक आपका ए सही है, य और वो ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती हैं। अगला प्रश्न 23वां। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है। तो महाप्राण कौन से होते हैं, 2 और 4 प्रत्येक वर्ग का, और 1, 3 और 5 होते हैं अल्प प्राण। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होगा, अल्प प्राण होगा। दूसरा, चौथा क्या होगा, महाप्राण होगा। देखते हैं इसमें। तो थ, दो, थ, दो, ध, तो इसमें चौ आ गया, तो ये तो होगा नहीं आपका, तो इससे गलत हो गया। म, तो इसमें 100 आपका ये होता नहीं है, ये तो आपके इसमें प, फ, ब, भ, म, तो ये पांचवा वर्ण आ गया, इसमें गलत हो गया आपका। ऐसे ही इसमें यो जो अल्पप्राण होता है भी गलत हो गया। तो यहां पर दो सेम सेम आ गए, तो क और छ इसमें क्या है आपके, महाप्राण वर्णों वाला समूह है इसमें, ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगला प्रश्न है 24वां। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। बताइए ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वरों में नहीं किया जाता है। तो कौन सा सही उत्तर आपका इसमें, बी, अंग और अह।
तो ये कैसे स्वर हो गए आपके? अयोग वहां है, इनका प्रयोग तो होता है लेकिन समावेश स्वरों में नहीं होता। सही उत्तर कौन सा? बी। अगला देखते हैं 25वां प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं? बताइएगा। न तो हम उनको स्वरों में गिनते हैं न व्यंजनों में, तो ये अंत आपके अयोग वहा होते हैं। तो सही उत्तर डी। कौन से होते हैं आपके? अंग और अह। तो सही उत्तर कौन सा है आपका? डी। क्या कहा जाता है उनको? अयोग वहा कहा जाता है आपका। समझ में आ गया होगा आपको। तो एक ही प्रश्न को कई बार घुमा सकता है, उसके पूछने का तरीका अलग हो सकता है। आपको प्रश्न की लैंग्वेज को पकड़ना है, उसकी भाषा को पकड़ना है, क्या पूछना चाह रहा है वो। अगला, निम्नलिखित में सही नहीं है। देखते हैं यहां पर, क, स और अ के संयोग से संयुक्ताक्षर छ बनता है। तो किसके संयोग से बनना आपका? क, छ और अ। क्या बन रहा है संयोग से आपका? ये बन रहा है, तो सही है आपका। अनुवाद एक भाषा में कही गई बात का दूसरी भाषा में पुनर्कथन कहलाता है। यह भी सही है। अनुवाद एक भाषा में कही गई बात का दूसरी भाषा में क्या है? पुनर्कथन है, सत्य बात है। अगला, देशज शब्दों का मूल उद्गम संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। तो ये गलत कथन है आपका। और निबंध के विषयों की सीमा नहीं है, यह भी सत्य है। तो सही उत्तर इसमें कौन सा? 26 का सी। इसमें सी वाला ऑप्शन गलत है। देशज शब्दों का मूल उद्गम, देसी भाषा को बोलते हैं हम लोग देशज शब्द जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता है। ठीक हो गया, तो सही उत्तर सी। अगला देखते हैं 27वां प्रश्न हमारा, हिंदी कितने उपभाषा वर्ग में विभाजित है? तो मैंने जब आपको अपभ्रंश पढ़ाए थे तो वहां पर उपभाषाएं पढ़ाई थी। बताइए 5, 3, 2, 4 इनमें कौन सा सही उत्तर हो सकता है? हिंदी में कितने उपभाषा वर्ग हैं? तो 5 उपभाषा वर्ग हैं आपके। एक आपका पश्चिमी हिंदी, एक आपका राजस्थानी हिंदी हो गया, दूसरा आपका हो गया बिहारी हिंदी हो गई, चौथी आपकी पहाड़ी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी होगी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी होगी, और अगली आपकी पूर्वी हिंदी हो गई, जिससे आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इस भाषाएं, ये तो 5 उपभाषा वर्ग हैं हिंदी में। कितने हैं? 5 उपभाषा वर्ग हैं, पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी। तो सही उत्तर आपका 27 का ए हो गया। अगला देखते हैं 28वां प्रश्न, निम्न में पार्श्व व्यंजन कौन सा है? इसको हम पार्श्विक भी बोलते हैं। मैंने परिभाषा आपको बताई थी, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जीभ के अगल बगल से निकल जाती है उसको पार्श्व व्यंजन या पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और इसके मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार होते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन 2 होते हैं। बताइए इसमें ल, र, प, उ में से कौन सा पार्श्व व्यंजन है? तो ल इसमें कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन है। और इसके साथ साथ ल के अलावा एक स, मूर्धन्य स भी क्या होता है आपका? पार्श्विक व्यंजन होता है। 29वां प्रश्न देखते हैं आपका, वर्णों से निर्मित स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? बताइएगा। वर्णों से निर्मित स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि क्या कहलाएगी? वर्णों से निर्मित होगी, अब उसको वर्ण तो हम कहेंगे नहीं, तो पहले आपका निकल गया। विचार कहेंगे नहीं उसको, वर्तनी कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। तो सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है आपकी? शब्द कहलाती है। तो वर्णों से निर्मित होनी चाहिए, स्वतंत्र होगी, सार्थक ध्वनि होगी, क्या कहलाएगी? शब्द कहलाती है। आगे देखते हैं 30वां प्रश्न है, हिंदी शब्द में रेफ संबंधी प्रयोग हुआ है। तो रेफ क्या होता है? खड़ी पाई वाला क्या होता है? रॉ। तो हमको देखना पड़ेगा, एक घुंडी वाला रॉ होता है आपका, खड़ी पाई वाला हो गया, और एक आपका घुंडी वाला रॉ हो गया। तो यहां पर रॉ के इसमें पूछ रहा है, तो रेफ लगता है इस तरीके से, खड़ी पाई लगती है आपकी इस तरीके से, और घुंडी वाला रॉ लगता है इस तरीके से। तो इनको आपने समझना है इनमें क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, तो ये भी आपको ध्यान रख चलना पड़ेगा। तो इसमें तो आपका है नहीं, वैसे निकल गया। यहां पर आपका है नहीं, श्रृंगार में आपका घुंडी और लगा पड़ा, ये भी नहीं है। तो आश्चर्य, यहां पर रेप संबंधी प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए यहां पर 30वें का जो उत्तर है आपका डी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो रेप संबंधी प्रयोग हुआ किसमें? आश्चर्य वाले शब्द में हुआ है। अगला देखते हैं 31वां प्रश्न है,
दो पदों के बीच उचित विराम देना क्या कहलाता है? हमने दो पदों के बीच क्या देना है? एक उचित विराम देना है। उसे क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं, संगम कहते हैं, या बलाघात कहते हैं, या विराम कहते हैं? बताइएगा क्या कहते हैं इसको? तो उसको बोलते हैं संगम। तो सही उत्तर कौन सा आपका? बी। तो दो पदों के बीच उचित विराम देना संगम कहलाता है। अगला, यदि दो पंचमा अक्षर एक साथ आए तो स्वर रहित क्या नहीं बनता है? दो पंचमा अक्षर साथ आ जाएंगे तो अनुनासिक बनेगा, निन्नुनासिक भी बनेगा, वर्तनी भी बनेगी, लेकिन अनुस्वार नहीं बनेगा जब दो पंचमा अक्षर एक साथ आ जाएंगे। तो सही उत्तर कौन सा आपका? ए। तो इस तरह के प्रश्न भी पेपरों में बनते हैं और यह प्रश्न आया भी है किसी पेपर में आपका। समझ में आ गया होगा आपको? जब दो पंचमा अक्षर एक साथ आ जाएंगे तो क्या नहीं बनेगा? तो अनुस्वार स्वर रहित नहीं बनेगा। अगला देखते हैं 33वां प्रश्न। निम्न में से सही कथन है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए संभाषण को संवाद कहते हैं। अगला, संवादों की भाषा शास्त्रीय व व्याकरण सम्मत होती है। संवाद जितने दीर्घ व लंबे होते हैं उतने आकर्षक होते हैं। और चौथा ऑप्शन, संवाद परिभाषा मूलक होने चाहिए। बताइए इनसे कौन सा कथन सही है आपका? तो आपका संवाद परिभाषा मूलक होने चाहिए, यह भी गलत। संवाद जितने दीर्घ और लंबे होते हैं उतने आकर्षक होते हैं, तो आपका यह ऑप्शन भी गलत हो गया। अब दो बचते हैं आपके पास। संवादों की भाषा शास्त्रीय व व्याकरण सम्मत होती है। तो व्याकरण सम्मत तो हो सकती है लेकिन शास्त्रीय नहीं हो सकती, तो यह भी ऑप्शन गलत हो गया आपका। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए संभाषण को क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। आपका इसमें ए सही है। इस तरह के प्रश्न भी पेपरों में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने PYQ क्वेश्चन पढ़े होंगे हिंदी के, किसी ही स्टेट के आपने उठाए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए होंगे, तो वहां पर आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिले होंगे। 34वां प्रश्न आपका, निम्न में मध्य स्वर कौन सा है? तो मैंने आपको अग्र मध्य पश्च स्वर बताए थे। अग्र मध्य और पश्च स्वर बताइएगा इनमें से कौन सा आपका है? बताइएगा। तो सही उत्तर आपका सी है इसमें। अ कैसा स्वर आपका? मध्य स्वर है आपका इसमें। तो सही उत्तर कौन सा आपका? सी। तो मैंने आपको बताया था, कोई इसको याद करने का तरीका क्या है? तो मध्य में आपको मानना है कि इसमें क्या है? अ हो गया। तो ये आपको याद रखना है, बाकी आपको सीक्वेंस लगा देना। तो अ के बाद आ हो जाएगा, फिर डबल ले चलेंगे, ई हो जाएगा, फिर आपका उ हो गया, फिर आपका ओ आ ई उ, फिर आपका ए आई हो गया, और आपका ओ औ हो गया। तो इस तरीके से आपको याद भी होनी चाहिए कि अगर आप कंफ्यूज हैं कहीं पर तो हमको लिख के देख सकते हैं पेपर में आप आराम से। तो मध्य स्वर कौन सा इसमें? आपका ओ हो गया। सही उत्तर कौन सा आपका? सी हो गया। 35वां प्रश्न आपका, कौरवी बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो कौरवी पहले हम कहते हैं किसको है? तो खड़ी बोली को बोलते हैं कौरवी। तो कहा किसने ये? तो खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा आपका? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। तो ये सांकृत्यायन शब्द कई बार शुद्ध वर्तन लिखने को आता है, इसको इस तरह लिखते हैं। तो खड़ी बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है? आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो सही उत्तर आपका बी हो गया। अगला देखते हैं आपका 36वां प्रश्न। ई च छ ज झ आदि का उच्चारण कहां से होता है आपका? बताइएगा। इसमें आपको एक भी शब्द समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा उत्तर मिल जाएगा यहां पर, आपको बताइएगा। तो ई आपका तो तालु से होता है, इसका उच्चारण स्थान आपका चौका तालु से होगा। तो तालव्य से इनका उच्चारण स्थान होता है, तो सही उत्तर डी। ठीक हो गया, आपको समझ में आ गया होगा इतना। अगले प्रश्न बढ़ते हैं अपने। 37वां प्रश्न हमारे पास है, भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? तो ये लिखा हुआ ढंग है, इसे क्या कहते हैं? आप जो पूरा ढंग लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे आप लोग? शब्द तो हम उसे बोल नहीं सकते, व्याकरण हम कहेंगे नहीं, वाक्य हम कहेंगे नहीं, तो तीन तो आपके ऐसे चले गए, बचा कौन सा? डी। तो भाषा का लिखने का ढंग क्या कहलाता है आपका? लिपि कहलाता है। सही उत्तर आपका डी हो गया 37वें का। 38वां प्रश्न, भाषा विषयक उपबंध किस में किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 120, 210 या 8वीं अनुसूची या फिर सभी। तो 120 में आपका संसद की बात करता है, संसद की भाषा क्या होगी? 210 बात करता है विधानमंडलों की,
और 8वीं अनुसूची आपकी भाषाओं की बात करती है, इसमें 22 भाषाएं हैं आपकी। तो उपयुक्त सभी इसमें आपका राइट आंसर है। तो भाषा विषयक उपबंध इन सभी में किया गया है, तो सही उत्तर आपका डी। अगला देखते हैं 39वां प्रश्न अपना। मगही किस प्रदेश की बोली है? मगही कहां बोली जाती है? तो मगही, मैथिली, बताइएगा, भोजपुरी, ये किस प्रदेश की बोलियां हैं? ऑप्शन बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो बिहार में बोली जाती है मगही, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। आपकी किस में आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला, नागरी लिपि परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? बताइएगा, नागरी लिपि परिषद। ऑप्शन 36, 1936, 1910, 1975, 1921। बताइएगा, सही उत्तर 1975 है। नागरी लिपि परिषद का गठन 1975 में किया गया था आपका। अगला प्रश्न आपका 41वां, रॉ का विवरण दीजिए। इस तरीके से भी पेपर में प्रश्न पूछता है कभी कभी, तो आपको अपने आप को हर तरीके से तैयार रखना है कि किसी भी तरह से प्रश्न पूछ ले। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाएंगे। आप हिंदी का किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपको क्या लगाने पड़ेंगे? प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज देखनी पड़ेगी। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, कि आपका माइंड कितना शार्प हो रहा है, कितनी चीज समझ में आ रही। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लगाने का एक फायदा आपको ये मिलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका कहां पर वीक रह रहा है, कहां पर कमजोर रह रहा है, वह भी आपको देखने को मिलेगा यहां पर। बताइएगा इसमें। तो हमको एक चीज पता है, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि य, र, ल, व जो अंतः व्यंजन थे आपके अल्पप्राण थे। कोई भी एक की पॉइंट आपको मिलना चाहिए, उससे पूरा ऑप्शन आपका पूरी एक सीरीज मिल जाती है यहां पर। तो यहां पर र क्या होता है आपका? लुंठित होता है एक तो आपका। दूसरा हमने पढ़ा था र प्रकंपित भी होता है। अब इनमें से कुछ एक देख लेते हैं कि जिससे हमको एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ, कि र का विवरण ये हो सकता है, होगा ही हो क्या सकता है। तो लुंठित इसमें आपका सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है हमको, इसके तो कहीं दिख नहीं रहा है। अल्पप्राण भी होता है व्यंजन, व्यंजन भी है, अल्पप्राण भी है, सघोष भी होता है और वत्स भी होता है। मैंने आपको य और ल पढ़ाया था आपको, तो इसमें सी, तो कौन सा होता है? सी। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पेपर में घबराना नहीं है आप लोगों को। अगला 42वां प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए। अब द्वित्व यानी कि दो बार आ जाए, दोनों क्या हो? सजातीय हो, एक ही जाति के हों, इस तरीके से आपका ये, या फिर आपका इस तरीके से हो, इनको बोलते हैं आपका द्वित्व। इसके अलावा इसको हम और किस नाम से जानते हैं? वही पूछना चाह रहा आपसे कि जब एक ही ध्वनि क्या हो जाए? द्वित्व हो जाए, क्या बोलेंगे? संयुक्त बोलेंगे, युग्मक बोलेंगे, संपृक्त बोलेंगे, पारस्परिक ध्वनियां बोलेंगे। बताइएगा। तो सही उत्तर आपका बी, उसको बोलते हैं युग्मक ध्वनि। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो गया? बी। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 1957, 1975, 1971, 1960। इनमें से किस वर्ष केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन किया गया? बताइएगा। सही उत्तर आपका सी, 1971 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन किया गया। 44वां क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? तो एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछ सकता है आयोग। आपको भाषा को समझना है और पकड़ बनानी है उस पर। बताइएगा। कौरवी बोलेंगे, भारतीय बोलेंगे, हरियाणवी बोलेंगे, बांगरू बोलेंगे। बताइएगा। तो खड़ी बोली का नाम है आपका कौरवी। क्या नाम है आपका? कौरवी। तो सही उत्तर आपका ए हो गया। अगला प्रश्न आपका, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई? विविध भारती प्रसारण। ऑप्शन है 1957, 1958, 1959 या 1907। बताइए। विविध भारती, तो 1957 में आपका विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। 46वां प्रश्न आपका, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? पहली बात आपका कैसा है? ये संयुक्त व्यंजन है आपका ये, और संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार होते हैं आपके। एक आपका छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है। बताइएगा, किन वर्णों के संयोग से आपका ये व्यंजन बना है? बताइएगा। बताइएगा सही उत्तर कौन सा इसमें? बी, ज और य। तो सही उत्तर कौन सा आपका इसमें? बी हो गया।
अगला क्वेश्चन हमारा 47, निम्न में से कौन सा स्वर समृत है? तो होते कौन कौन से समृत आपके बताइएगा। तो ई, उ क्या होते हैं? समृत होते हैं। तो इस तरीके से पता होना चाहिए, तो इस तरीके से आप ऑप्शन में कर सकते हैं। तो सी, तो हमारा सही उत्तर कौन सा है? सी। तो इसमें समृत कौन सा है आपका? ई। अगला प्रश्न आपका 48वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से काकल्य वर्ण कौन सा है? कौन सा वर्ण आपका काकल्य कहलाता है? बताइएगा। काकल्य वर्ण स, य, अण और ह। सही उत्तर आपका डी। इसमें ह को हम क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण। जिसका उच्चारण सीधे कंठ से होता है उसको काकल्य वर्ण कहते हैं। तो इस तरीके के वर्गीकरण पेपर में आते हैं आपके। अगला 49वां प्रश्न आपका, निम्न में से पश्च स्वर नहीं है? बताइएगा। अग्र, मध्य, पश्च। अभी मैंने आपको लिखवाया था इस तरीके से कि अग्र, मध्य, पश्च। बताइएगा। तो ओ आपका इसमें किस में आएगा? ओ आपका मध्य में, ओ के बाद आ हो गया, फिर ई, उ हो गया आपका, ए हो गया, आई हो गया, फिर आपका ओ और औ। बताइएगा इनमें से कौन सा स्वर पश्च स्वर नहीं है? अब तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो इस तरह आप देख के लिख सकते हैं। बताइएगा। तो इसमें एक ऊ हो गया आपका, आ हो गया और अंग भी इसमें आता है आपका। तो इसमें कौन सा नहीं है? ए। ये आपका अग्र स्वर है। तो सही उत्तर कौन सा इसमें आपका? बी। ये आपका पश्च स्वर नहीं है। आज का आखिरी प्रश्न आपका, निम्न में से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा क्या होता है आपका? महाप्राण होता है। मैंने बता दिया आपको। तो क, तो वर्ग का पहला वर्ण, चौ भी आपका कैसा है? पहला वर्ण, और त, थ ये आपका दूसरा हो गया, और वो तो आपका होता है अल्प प्राण होता है। तो इसमें सही उत्तर आपका कौन सा है? थ। तो डी। सही उत्तर आपका डी। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपने आप को जज किया होगा। जिन लोगों ने तीनों वीडियो देखी होंगी, भाषा, लिपि, व्याकरण की, तो भाषा ये आपकी 2-4 वीडियो होंगी। वहां पर आपकी भाषा हो गई, आपका लिपि हो गया, और वर्णमाला हो गई। तो इन पर एक पूरा क्वेश्चन थे। इसी तरीके से हम थोड़ा सा पढ़ते चलेंगे। 3-3 चैप्टर या 4-4 चैप्टर हम लोग लेकर चलेंगे। उनके एमसीक्यू मैं आपको कराते रहूंगा बीच बीच में, जिससे क्या हो कि आपको पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना कैचिंग पावर आपकी हो रही है, कितना आप लोग समझ रहे हैं चीजों को, कहां पर आप वीक रह रहे हैं, बताइएगा। तो उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, जिन लोगों ने मन से पढ़ा होगा। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ आप लोग लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, और इसी के साथ इंस्टाग्राम को भी हमारा फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आपको क्विज यहाँ पर हम लोग कराते हैं डेली। तो यहाँ पर शॉर्ट के माध्यम से हम लोग क्विज कराते हैं, रील्स के माध्यम से हम लोग क्विज कराते हैं। तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको पेज को फॉलो कीजिए हमारे। और इस एमसीक्यू की पीडीएफ पाने के लिए, इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी आपको। तो और इसको आप पोस्ट यानी कि टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप जीके सरकारी के ब्लॉग जो वेबसाइट है वहां पर आप डेली विजिट कीजिएगा, रेगुलर विजिट करिए, वहां पर आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ट्विटर पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, और बाकी आप इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे क्या है हम इसी तरीके से आपके लिए अगली भी हम लोग एक एमसीक्यू सीरीज तैयार करेंगे। और आगे भी हम लोग जो कंबाइन 100 नंबर फिर अब पेपर होगा, इसको हम लोग अलग कराएंगे इस तरीके से। 50 नंबर की हम लोग रीजनिंग, ऐसे ही 75 नंबर की, मतलब 75 नंबर का जीएस। तो इस तरीके से हम लोग आपके बीच में ये एमसीक्यू अलग से लेके भी आएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको करा रहे हैं, जो टॉपिक वाइज जो पूरी सीरीज है आपकी ये लेके चल रहे हैं हम लोग साथ में, और इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार पूरा। चलिए आज के लिए काफ़ी है, आपको उम्मीद है वीडियो का पसंद आई होगी। धन्यवाद।